तो चलिए हमारा प्रश्नावली 6.1 को आज हम लोग सॉल्व करेंगे, पूरा कंप्लीट एक्सरसाइज कर देंगे आज। ठीक है, प्रश्नावली 6.1 है, भले ही हम लोग को 1 घंटा से ज़्यादा लग जाए, लेकिन आज इसको पूरा कंप्लीट करना है। ठीक है, और एक्सरसाइज हमारा जो है ना 6.1 बहुत इजी है, बस आपको अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए और पीछे जो पढ़ाए हैं ना उसका फार्मूला यूज है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं कि वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर इसकी त्रिज्या r के सापेक्ष ज्ञात कीजिए, जबकि a में दिया है r बराबर 3 सेंटीमीटर और b में दिया है r बराबर 4 सेंटीमीटर। ठीक है मेरे दोस्त, एक बार क्वेश्चन को समझो। वृत्त का क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर, मतलब वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला जो होता है पाई r स्क्वायर होता है, उसमें परिवर्तन की दर इसकी त्रिज्या r के सापेक्ष ज्ञात करना है, r के सापेक्ष करना है। आपको 1-2 क्वेश्चन करा देंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है बहुत ईजी, बहुत ईजी है। आप लोग पेशेंस के साथ अंत तक देखिए, सभी क्वेश्चन समझ में आएगा और एक बार से दोबारा आपको देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो पहले से हम क्वेश्चन लिख करके रेडी रखें ताकि हमारा कुछ टाइम बच सके। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन हम करेंगे और एक क्वेश्चन आपके लिए देंगे, आप उसको सॉल्व करिएगा। उससे क्या होगा ना कि आप लोग का प्रैक्टिस हो जाएगा और आप लोग को बनाने में हेल्प मिलेगा। ठीक है, चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि एरिया और त्रिज्या क्या होता है। देखिए ये हमारा एक सर्कल है, इस सर्कल में ये जो होता है हमारा सेंटर होता है, केंद्र होता है, और यहाँ से जो लाइन खींचते हैं ये हमारा क्या होता है रेडियस यानी त्रिज्या r है, और ये सारा जो बन रहा है ये क्या है, एक एरिया है, इसको a से डिनोट कर दिए। ठीक है, और पिछले वीडियो में हमने थ्योरी फार्मूला पढ़ाया है, आप देखे होंगे तो आपको तो पूरा मजा आएगा बनाने में। ठीक है, चलिए सबसे पहले हमने क्या किया, हमने r को त्रिज्या मान लिया और हमारा तो जानते करते a क्या है, क्षेत्रफल है। ऐसे इसको लिखिए, पहले लिख करके बनाइए क्योंकि 2 नंबर में भी आता है इस तरह का क्वेश्चन। मान लिया, क्या मान लिया, मान लिया त्रिज्या r वाले, मान लिया त्रिज्या r वाले वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, मान लो त्रिज्या r है तो उसका वृत्त का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल को s से डिनोट करते हैं क्योंकि क्षेत्रफल का इंग्लिश जो होता है एरिया होता है, एरिया को हम ऐसे लिख सकते हैं डिनोट करने के लिए। तब वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पता है ना, पाई r स्क्वायर होता है। ठीक है, त्रिज्या r वाले के लिए वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर हो गया। अब यहाँ से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आपसे क्वेश्चन क्या किया गया भाई साहब, देखो आपको चाहिए वृत्त का क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर इसकी त्रिज्या r के सापेक्ष ज्ञात करना है। मतलब कि जो वृत्त का त्रिज्या का क्षेत्रफल में परिवर्तन करना है वो dA/dr ये बताना है। मतलब a क्या है, क्षेत्रफल है, ये d क्या हो गया उसके सापेक्ष, और r क्या हो गया हमारा त्रिज्या, और d उसके सापेक्ष, मतलब ये परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, तो dA/dr हमें चाहिए। कैसे, यहाँ पर हमें वृत्त का क्षेत्रफल बताना है किसके, त्रिज्या r के सापेक्ष, तो हम क्या लिखेंगे dA/dr। जैसे आप लोग पढ़ते थे ना कि से चैप्टर 5 में पढ़े कि x² + 5x दिया है, इसको x के सापेक्ष अवकलन करना होता है, तो कैसे करते हो, dx²/dx, या मान लो y² + 5x दिया था, इसको x के सापेक्ष करते थे तो dy²/dx, मतलब जिसके सापेक्ष में कहा जाएगा वो नीचे आ जाएगा। समझ गए, तो यहाँ पर हमारा r के सापेक्ष कहा है तो एरिया होता है a और dA लग गया और dr, मतलब r के सापेक्ष हो रहा है, त्रिज्या के सापेक्ष हो रहा है। ठीक है, ये सब छोटी छोटी बात है जो कि आप लोग 1-2 क्वेश्चन करोगे ना अपने आप ये समझ में आने लगेगा। ठीक है, चलिए तो हमें ये चाहिए dA/dr चाहिए, तो इसको हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, तो चलिए सबसे पहले हमें पता है कि जो हमारा वृत्त का क्षेत्रफल होता है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है ऊपर में हमने लिखा है पाई r स्क्वायर होता है। ठीक है, इसको किसके सापेक्ष करना है, r के, तो लिखेंगे r के सापेक्ष अवकलन करने पर, किसके सापेक्ष कर रहे हैं, r के, क्यों, क्योंकि हमारा किताब में कहा गया है करने पर, r के सापेक्ष कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, a है तो ये हो जाएगा dA/dr, अब बराबर ये पाई r स्क्वायर है ना, पाई क्या होता है कांस्टेंट होता है,
तो पाई को हमने बाहर कर दिया इंटू आर स्क्वायर में लगा देंगे डी आर स्क्वायर बाई डी आर, इसमें डिफ्रेंसिएशन लगा दिए। तो ये हो जाएगा डी ए बाई डी आर बराबर पाई का पाई और आर स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, अरे भाई एक्स स्क्वायर का होता है 2x, तो आर स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2r, किसके सापेक्ष है आर के, तो आर हमारा खत्म हो जाएगा। ठीक है, यानी हमारा डिफ्रेंसिएशन ऑफ डी ए बाई डी आर जो आया ये आया 2 पाई आर आ गया। क्या गया 2 पाई आर आ गया। ओके, तो अब यहाँ से देखिए डी ए बाई डी आर हम 2 पाई आर ला दिए, लेकिन आपको जो क्वेश्चन नंबर ए में दिया है वो आर का वैल्यू कितना दिया है 3, यानी आपको आर का वैल्यू क्या रखना है, इसमें 3 रखना है। तो क्वेश्चन नंबर ए करके और डी ए बाई डी आर बराबर 2 इंटू पाई इंटू आर का मान 3 ना, तो चलो 3 दूनी 6 पाई, ये आपका आंसर हो जाएगा। और हम लोग क्या निकाल रहे हैं यहाँ पर देखो, क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, क्षेत्रफल। तो आपको थ्योरी में पढ़ाए थे कि जो इसका आंसर होगा 6 पाई, क्षेत्रफल को यूनिट क्या होगा सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरह से आंसर लिखिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। ये नहीं लिखोगे तो 2 नंबर का रहेगा, तो इसके लिए 1 नंबर काट देगा, इसलिए ध्यान रहे ये सिंबल देना बहुत जरूरी है। ठीक है, समझ में आया। इसी तरह आपका क्वेश्चन नंबर ए ना दे करके ए दे देता तो कैसे बनाते आप, जस्ट इसी तरह सारा काम करते और लास्ट में सिर्फ आर का मान रख देते, हमारा आंसर। तो यहाँ पर तो सब तो काम एक ही है, सिर्फ आर का मान रख देंगे तो हमारा बी नंबर बन जाएगा। तो यहीं पर बना लेते हैं, बी है डी ए बाई डी आर, ये क्या हो जाएगा 2 पाई, आर का मान है 4, तो हो जाएगा 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर, ये आपका आंसर। समझ गए। तो इस तरह से हमारा सब क्वेश्चन बनता है 6.1। बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि इजी नहीं है, लेकिन ये बहुत इजी है, बस आपको फार्मूला अच्छे से आना चाहिए, उसके बाद कंसेप्ट समझ लीजिए एक बार, उसके बाद तो आप सारे क्वेश्चन को बना सकते हैं। ठीक है, बहुत ईजी है, समझ में आया। अब चलिए आपका क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ठीक है, 2 में है कि एक घन का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड की दर से बढ़ रहा है, तो पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, जबकि इसके किनारे की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसमें क्या है कि आपको घन का आयतन इतना दर से बढ़ रहा है, पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है ये आपको बताना है, जबकि इसके किनारे की लंबाई कितना, जब पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है उस समय से किनारे की लंबाई कितना दिया है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 ये भी इजी है। सबसे पहले तो आप इतना समझ लो कि क्या क्या इसमें दिया है। तो देखो, माना जो हमारा आयतन दिया है, आयतन को हम तो भी से डिनोट करते हैं। ठीक है, आयतन को भी मान लिए, और भुजा का बात किया गया है तो भुजा को हम x मान लिए। ठीक है, आपको जो घन का आयतन इतना दर से बढ़ रहा है, यानी dv बाई दर, दर मतलब t टाइम, तो dv बाई dt यानी कितना दिया है 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। अब आप कहेंगे सर यहाँ पर r क्यों नहीं लिखे, देखो त्रिज्या आता तो r लिखते हैं, लेकिन दर है ना, दर मतलब t। ओके, तो dv बाई dt कितना दिया है 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ओके, और आप ये बताना कि आपको पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, तो पृष्ठ क्षेत्रफल यानी पृष्ठ क्षेत्रफल को s से डिनोट करते हैं ना, पृष्ठ क्षेत्रफल है ना, यानी डी ए बाई डी टी बताना है आपको, डी ए बाई डी टी बताना है इक्वल टू वाट, जबकि इसके लिए x का मान कितना दिया है, जो दिया है पहले लिख लो, फिर आपको सारा चीज़ समझ में आ जाएगा। ठीक है, जो पहले क्वेश्चन में दिया रहता है उसको आप अच्छे से करना सीख जाओ, फिर तो आप इजी तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, हमें चाहिए x बराबर 12 दिया गया है, तो सबसे पहले आप आ जाइए, घन का बात किया गया है ना, तो घन का आयतन, घन का आयतन क्या होता है, घन का जो आयतन होता है वो हमारा होता है, क्या होता है भुजा क्यू। ठीक है, घन का आयतन भुजा क्यू होता है, तो इसको हम क्या करेंगे टी के सापेक्ष पहले निकाल देंगे। क्यों, क्योंकि इस दर से बढ़ रहा है ना, तो इसको टी के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, टी के सापेक्ष अवकलन करने पर भी है, ये हो जाएगा dv बाई
डी टी। एक्स क्यू का क्या हो जाएगा 3x², डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 3x² हो जाएगा, ठीक है। और जो x बच गया वो हो जाएगा dx/dt। करना है डिफ्रेंशिएशन ना एक्स क्यू का 3x² और फिर x बच जाएगा तो dx/dt हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए, अब देखो कुछ बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है, समझ आते हैं, ठीक है। एक्स क्यू है ना, तो dx/dt करते हैं तो देखो क्या होगा, जो dx/, यहाँ पर q का तो डिफरेंशिएशन होगा लेकिन x का तो नहीं होना, तो यहाँ पर x बेस बनेगा dx और फिर dx/dt। यदि x के सापेक्ष होता तो यहाँ dx लिख सकते थे, लेकिन t के सापेक्ष हो रहा है ना, तो इसलिए हमारा बेस x बन रहा है, इसलिए x लिखेंगे dx/dt। ये सब चैप्टर 5 में आपको अच्छे से पढ़ा दिए, ठीक है। इतना तो आप लोग को पता होगा, 5.3 में सारा चीज़ बताए हैं। तो यहाँ से देखिए dv/dt का जो मान दिया है वो भी देख लो, 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड से बढ़ रहा है, इसका जो मान है 8 दिया हुआ है। ये 3x² मतलब x का जो वैल्यू दिया कितना दिया है 12 दिया है ना, तो यहाँ पर 3 × 12 × 12 हो जाएगा और dx/dt। अब यहाँ से देखिए, अब ये क्या कर रहा है, गुना इधर आएगा तो भाग कर देगा, यानी 8/3 × 12 × 12 बराबर dx/dt। इसको कटाओ, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 2 छक्का 12, यानी 1/ कितना, ये हो जाएगा हम लोग का 1/36, 18, 18 तिहाई 54, यानी जो हमारा dx/dt का जो वैल्यू आया वो आ गया 1/54, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ध्यान देना। अब यहाँ से आपको बोला गया है इसका घन का ना पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, चलिए उसका भी बात कर लेते हैं। ये तो हमारा आया किसका, ये किस दर से बढ़ रहा है घन का आयतन, वो हमने बताया। अब हम पृष्ठ क्षेत्रफल बताना है, तो घन का पृष्ठ क्षेत्रफल। अच्छा एक बात देखिए, पृष्ठ क्षेत्रफल को हम s से डिनोट करते हैं, a से नहीं, ds/dt होगा, ठीक है। यहाँ पर s होगा तो कितना हो जाएगा 6x² होता है फार्मूला, आपको पढ़ाया है फार्मूला में। अब इसको t के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए, या आप 9th में पढ़े होंगे फार्मूला घन का पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है ना, वही सब यूज है। घन t के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, s का हो जाएगा ds/dt। 6x² का करना है t के सापेक्ष, तो क्या होगा, 6 तो कांस्टेंट है बाहर निकल जाएगा, x² का क्या हो जाएगा, ऐसे कर दो dx² यहाँ पर x² का डिफरेंशिएशन हो रहा है, लेकिन बेस तो बन रहा है x ना, इसलिए बेस आ जाएगा x। फिर इसको भी कर देंगे dx/dt, यानी हमारा ds/dt का जो फार्मूला आया, वैल्यू आया 6x² का 2x और dx/dt, यानी यहाँ से ds/dt इक्वल टू 6 × 2, x का वैल्यू कितना दिया है 12 और dx/dt का वैल्यू 1/54। कटाओ इसको, 6 ले 9 कट जाएगा क्या, 9 छक 54 कटेगा ना 54, और फिर 3 से 3 चौका 12, अब से कटेगा नहीं, यानी हमारा ds/dt का जो वैल्यू आ गया, ऊपर 4 दूनी के 8 और नीचे 3 सेंटीमीटर² पर सेकंड से बढ़ेगा। ds/dt कितना तरह से बढ़ रहा है, कितना से 8/3 सेंटीमीटर² पर सेकंड से बढ़ेगा। इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। ये हमारे एग्जाम के व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से देखिएगा, नहीं आया तो फिर से देख लीजिए एक बार, आ जाएगा अच्छे से समझ में, ठीक है ना। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। 3 क्या है कि इसमें देखिए 3 में कि एक वृत्त की त्रिज्या समान रूप से 3 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है, ज्ञात कीजिए कि वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है जब त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। देखिए ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि एक वृत्त की त्रिज्या समान रूप से 3 सेंटीमीटर के दर से बढ़ रही है,
तो ज्ञात कीजिए कि वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, जबकि त्रिज्या आपको कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, यही बहुत ईजी है, बस आपको ध्यान देना है। ओके, देखिए 3 नंबर जो क्वेश्चन है, पहले इसमें जो जो दिया रहता है इस तरह क्वेश्चन में उसको लिख लिया जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या दिया है देखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको जो वृत्त की त्रिज्या है 3 सेंटीमीटर पर सेकंड से बढ़ रहा है ना, यानी dr/dt कितना दिया है, 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। ओके, आपको ज्ञात करना है वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, यानी एरिया ना, dA/dt इक्वल टू वाट, जबकि r कितना दिया है, r बराबर 10 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, आपको बताना है वृत्त का क्षेत्रफल। चलिए, तो सबसे पहले वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, लिखिए। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ओके, तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से ध्यान दीजिएगा, यहाँ से हमारा इसको टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे ना, क्योंकि दर से बढ़ रहा है, किस दर से बढ़ रहा है, जिस दर से कहेगा उसको सापेक्ष अवकलन करना पड़ता है। तो किस दर से बढ़ रहा है, इसको टी के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, टी के सापेक्ष अवकलन करने पर। चलिए, टी के सापेक्ष अवकलन करने क्या हो जाएगा, dA/dt बराबर, पाई तो कांस्टेंट है, ये बाहर निकल जाएगा, dr² dt नहीं, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर बेस बन रहा है r ना, तो r होगा, और फिर इसको भी अवकलन कर देंगे dr/dt, यानी यहाँ से dA/dt इक्वल टू हो जाएगा पाई, और r² का हो जाएगा 2r, और dr/dt कितना दिया है, 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 3 लिख लिए। ठीक है, अब इसको गुना कर दो, dA/dt बराबर पाई का पाई, 2 का 2, r का ही वैल्यू दिया है 10 सेंटीमीटर, यहाँ पर लिख लो 10 × 3। तो dA/dt बराबर 20 60 पाई, कितना हो गया, 60 पाई। इसका जो आंसर होगा, क्षेत्रफल बताना था ना, तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड से बढ़ रहा है, ये आपका आंसर है। ओके, आई होप कि आप लोग को समझ में ये भी क्वेश्चन आ गया होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इस क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर कौन सा, 4 देखेंगे ना, 4 देखेंगे। 4 में क्या है कि एक परिवर्तनशील घन का किनारा 3 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है, तो घन का आयतन किस दर से बढ़ रहा है, जबकि किनारा 10 सेंटीमीटर है। जस्ट उसी तरह से बनेगा, लेकिन ये घन का बात किया गया है। ठीक है, चलिए इसको भी देख लेते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या करना है, थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 3 से डिफरेंट है, बाकी सब वही है। घन का किनारा 3 सेंटीमीटर दर से क्या आ रहा है, बढ़ रहा है, यानी घन को किनारा को हम मान लेते हैं x। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा हमारा, यानी जो दिया है dx/dt, ये क्या दिया है, कितना दिया है, 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ओके, हमें बताना है घन का आयतन किस दर से बढ़ रहा है, यानी dV/dt इक्वल टू वाट। और जब हमारा क्या दिया है, किनारा 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, जब किनारा यानी x बराबर क्या दिया है, 10 सेंटीमीटर। तो अब चलिए घन का आयतन, घन का आयतन यानी भी से नोट करते हैं, घन का आयतन यानी वैल्यूम, इसका फार्मूला क्या होता है, x3। इसको t के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए, t के सापेक्ष अवकलन करने पर, t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, dV/dt, x³ का 3x² इंटू dx/dt हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से dV/dt बराबर 3x का वैल्यू कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर ना, तो 10 × 10, और dx/dt का वैल्यू 3 सेंटीमीटर से बढ़ रहा था, तो यहाँ पर दे देंगे, यानी dV/dt बराबर कितना, 30 300 900, यानी
900 वैल्यूम पूछा है ना, तो सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड से बढ़ेगा। ओके, बहुत ईजी होता है 6.1, बस आपको समझ में आना चाहिए। और इसको बनाने के लिए सबसे पहले आपको देखिए क्या क्या दिया है, क्या पूछ रहा है, बस इतना चीज़ आ गया ना, उसके बाद आप आराम से बना सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, बहुत ईजी है, समझ गए? चलो समझ गए, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा है कि एक स्थिर झील में एक पत्थर डाला जाता है और तरंगे वृत्तों से 5 सेंटीमीटर की दर से गति से चलती है। जब वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है तो उस क्षण घिरा हुआ क्षेत्रफल की दर से बढ़ रहा है। चलिए ये भी बहुत इजी है, बस लंबा चौड़ा बात किया गया है। ठीक है, चलिए इसको भी बना कर देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है कि वृत्ताकार तरंग है। ठीक है, वृत्ताकार तरंग का बात किया गया है। चलिए लिख लेते हैं कि किसका बात हो रहा है भाई, वृत्ताकार तिरंगे की बात हो रही है। ठीक है, इसमें हमारा जो वृत्तों में अपना दर से क्या हो रहा है, गति से चलती है। वृत्ताकार तरंग का त्रिज्या 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर है, तो उस क्षण घिरा हुआ क्षेत्रफल की दर से बढ़ रहा है, पूछा है ना। तो आपको जो दिया है एक झील के अंदर पत्थर डाला जाता है तो उसका तरंग जो है वृत्त से 5 सेंटीमीटर से बढ़ रहा है, यानी इसका जो गति है यानी dr/dt जो है ये 5 सेंटीमीटर की दर से बढ़ रहा है। और इसका जो त्रिज्या है r बराबर क्या दिया, 8 सेंटीमीटर दिया है। तो पहले जो दिया है इसको लिख लीजिए, और आपको पूछा है क्षेत्रफल dA/dt पूछा है। 3 चीज़ बस आपको आ जाएगा, समझिए बन जाएगा। चलिए तो सबसे पहले तरंग जो होता है एक त्रिज्या की तरफ ऐसे भागते चला जाएगा, यानी हमारा dr/dt कितना दिया है 5 मीटर 5 सेंटीमीटर पर सेकंड। ठीक है, और r का जो वैल्यू दिया है वो दिया है 8 सेंटीमीटर। आपसे पूछा है क्षेत्रफल इसका, तो dA/dt आपसे पूछा है कि क्या होगा। ओके, यानी वृत्त का क्षेत्रफल पूछा है ना, एक जो हमारा झील है उस पर जो पत्थर डाला जाता है वो किस तरह से, वृत्त की तरह है ना, यानी वृत्त का क्षेत्रफल, मैंने गोला है वृत्त का क्षेत्रफल। क्या होता है वृत्त का क्षेत्रफल, ये होता है πr², यानी इसको किसके सापेक्ष अवकलन करना है, दर है ना, तो t के सापेक्ष। जब भी दर बोले t के सापेक्ष अवकलन कर दो, t के सापेक्ष अवकलन करने पर तो क्या हो जाएगा, dA/dt बराबर पाई तो कांस्टेंट है, इसको बाहर कर दिए, dr², बेस बन रहा है r, तो r हो गया, और फिर dr/dt, यानी dA/dt बराबर हो गया πr² का 2r, और dr/dt कितना दिया है 5 सेंटीमीटर, 5 लिख लीजिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, dA/dt पाई का पाई 2 का 2, r का ही मान दिया यार, यहाँ पर 8 सेंटीमीटर देख लो, इसको भी लिख लो 8 × 5, यानी dA/dt का जो आंसर आया 8 × 40, 40 दूनी 80, 80 पाई आ गया। और हम लोग क्या निकाल रहे हैं, एरिया, तो एरिया का आंसर क्या होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन बहुत इजी है, बस आपको ध्यान से करना होता है। ठीक ना, सभी क्वेश्चन ऐसा ही बनेंगे, टोटल इसमें जितना क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन ऐसा ही बनेंगे। ओके, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि एक वृत्त की त्रिज्या 0.7 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है, तो इसकी परिधि की वृद्धि की दर क्या है जब r इतना दिया है। बस सेम वही क्वेश्चन है, बस वहाँ पर वृत्त का क्षेत्रफल था, यहाँ पर वृत्त का परिधि दिया है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करके दिखाते हैं आपको। ठीक है, देखिए सबसे पहले जो पूछा गया है, जो दिया है उसको लिख लीजिए। ओके, आपको क्या दिया है, वृत्त की त्रिज्या कितने दर से बढ़ रही है, इतना से, यानी dr/dt क्या दिया है जी 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और जबकि r क्या दिया है इतना, और r बराबर कितना दिया है 4.9 सेंटीमीटर। आपसे वृत्त की परिधि की दर से बढ़ रही है ये पूछ रहा है, यानी dc/dt = वाट।
ओके, चलिए तो वृत्त का परिधि पूछा है ना, तो वृत्त का परिधि का जो फॉर्मूला होता है ये क्या होता है, 2πr होता है। सब बताएं आपको थ्योरी में। अब इसको t के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए, t के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा, dc/dt। ये 2 क्या है, कांस्टेंट, पाई भी कांस्टेंट, तो 2 पाई को बाहर कर दो और यहाँ पर d है, r है ना, तो dr/dt हो गया। यानी dc/dt इजकल टू 2 का 2, पाई का पाई, और यहाँ देखिए dr/dt का मान कितना दिया है, इतना दिया हुआ है, तो लिख लेंगे 0.7। यानी हमारा फाइनल जो dc/dt का रिजल्ट आया वो कितना आया, इसको गुना कराएंगे तो 1.4 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, इसका आंसर मिला होगा क्या, चलो एक दो आंसर कभी काल मिला लिया जाता है बीच बीच में, ताकि पता चले कि क्या हो रहा है, हम लोग का स्थिति क्या है, कंडीशन क्या है, ठीक ना। ऐसे बार बार आंसर नहीं देखा जाता है, सही से बनाओगे तो आंसर आएगा ही आएगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा 6 ना, 1.4 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड, देखो 1.4 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड आ गया आंसर। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं कि एक आयत की लंबाई x 5 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से घट रही है और चौड़ाई यानी y 4 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से बढ़ रही है। जब x बराबर 8 सेंटीमीटर और y बराबर 6 सेंटीमीटर है, तब आयत के ए नंबर बताना है परिमाप, बी नंबर क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर ज्ञात करना है। इसमें दो क्वेश्चन है, एक आयत का परिमाप बताना है और एक आयत का क्षेत्रफल बताना है। आओ इसको भी देखते हैं। सबसे पहले एक आयत बना लो आप, आयत तो बनाने सबको आता होगा मेरे दोस्त, ठीक है। ये होता है y और ये होता है x, ये लंबाई और ये चौड़ाई हो गया, ठीक है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसमें दो क्वेश्चन है। सबसे पहले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो जो इसमें दिया उसको लिख लो। x बराबर दिया है 8 सेंटीमीटर, y बराबर 6 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसमें जो परिवर्तन हो रहा है देखिए, जो इसके आयत की लंबाई x है वो 5 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से घट रही है, यानी x में घटौती हो रहा है ना, यानी dx/dt जो है वो -5 सेंटीमीटर पर मिनट के हिसाब से क्या हो रही, घट रही है, तो इसलिए हमने माइनस लगा दिया। और चौड़ाई y 4 सेंटीमीटर दर से बढ़ रही है, यानी dy/dt जो है ये बढ़ रहा है 4 सेंटीमीटर पर मिनट के हिसाब से। आपसे दो क्वेश्चन किया, एक परिमाप बताओ एक क्षेत्रफल बताओ। तो क्वेश्चन नंबर ए हो गया कि dc/dt बताइए, परिमाप हो गया, और बी हो गया कि dA/dt बताइए, दो क्वेश्चन। ओके, चलिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा, बहुत ईजी है, ठीक है। पहले इस पर बात करते हैं। नंबर ए, आयत का परिमाप, आयत का परिमाप यानी सी। क्या होता है आयत का परिमाप का फार्मूला, 2 × x + y होता है, यानी x + y क्या है, x है लंबाई, y है चौड़ाई। तो इसको t के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए, t के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। तो t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, dc/dt। ओके, इसको अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 2 तो कांस्टेंट होता था बाहर हो गया, और x में d लगा देंगे तो ये हो जाएगा dx/dt, और प्लस y के लिए हो जाएगा dy/dt, ठीक है। तो यहाँ से dc/dt इजकल टू 2 और dx/dt का जो वैल्यू है दिया हुआ है देखो -5 सेंटीमीटर, तो इसको लिख लो -5 सेंटीमीटर, प्लस dy/dt दिया है 4, तो इसको भी लिख लो 4, और इसको ऐसे ब्रैकेट में रख लो। तो dc/dt इजकल टू 2 का 2, -5 + 4 कितना -1 हो जाएगा, यानी -2 सेंटीमीटर पर मिनट के हिसाब से क्या होगा, ये दर से घट रही है आंसर। ओके, और बी में पूछा है आपसे, बी में क्षेत्रफल पूछा है ना आयत का, आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला पता लिखिए, आयत का क्षेत्रफल यानी a = लंबाई गुना चौड़ाई, यानी x × y हो गया। इसको t के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए, t के सापेक्ष
अवकलन करने पर क्या हो जाएगा, डी ए बाई डी टी। और यहाँ पर x इंटू वाई यानी u इंटू वी का फॉर्मूला आपको डिफ्रेंसिएशन में पढ़ाया था, याद है। u को बाहर करेंगे तो v का डिफ्रेंसिएशन प्लस v का बाहर करेंगे तो u का डिफ्रेंसिएशन, वो फॉर्मूला लगा दीजिए। तो x इंटू एक्स को बाहर किए y को डिफ्रेंसिएशन डी वाई बाई डी टी, प्लस एक बार y को बाहर करेंगे तो डी एक्स बाई डी टी का फॉर्मूला लगा दीजिए। ठीक है, जो पीछे पढ़े हो सब उसी से रिलेटेड बनेगा 6 चैप्टर। ठीक है, तो डी ए बाई डी टी बराबर x का मान तो पता है आपको ना, आ जाओ। x का मान है 8, y का 6, 8 हो गया। और डी वाई बाई डी टी का मान पता है, डी वाई बाई डी टी का मान पता है, डी वाई बाई डी टी का मान आपको दिया है 4, यहाँ पर ये हो गया 4 प्लस y का 6 और डी एक्स बाई डी टी ये दिया है -5, ये हो गया -5, यानी डी ए बाई डी टी बराबर 8 चौका 32, 6 5 30 बराबर 2 आ गया। यानी 2 सेंटीमीटर पर मिनट के हिसाब से क्या होगा, ये दर से बढ़ेगा। ये आपका आंसर हो गया। ओके, तो इसमें ए और बी 2 क्वेश्चन था, दोनों क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया। बहुत ईजी था। ठीक है, इसमें कोई ज़्यादा खास बात नहीं था। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 8। एक कह रहा है कि एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है, एक पंप द्वारा 900 सेंटीमीटर क्यूब गैस प्रति सेकंड के दर से सेकंड भरकर फुलाया जाता है, तो गुब्बारे के त्रिज्या के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए जबकि त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है। इस तरह का क्वेश्चन है, तो क्या आपसे नहीं बनेगा? अरे यार बन जाएगा, गोला से है, क्या बोलते हैं, गोला का आयतन से है। ठीक है, गोला का आयतन से होगा ना, गोलाकार रहता है ना, हाँ गोलाकार है। तो गोलाकार गुब्बारा कैसा होता है, गोल तरफ का होता है, उसका इतना दिया है प्रति सेकंड, मतलब 900 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड से इसको फुलाया जा सकता है, और उसका त्रिज्या परिवर्तन दर ज्ञात करना है जबकि त्रिज्या, अरे यार बहुत ईजी है। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करके दिखाते हैं। ठीक है, बहुत ईजी है। क्वेश्चन नंबर 8 भी देखो, सबसे पहले क्या करेंगे, जो दिया उसको लिख लो। यानी गोलाकार है ना, गोला का आयतन मतलब वो फूलेगा तो वो आयतन ही होगा ना। यानी dv बाई डी टी कितना दिया है, dv बाई डी टी जो दिया है 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड से दिया है, बढ़ रहा है, फुला रहा है उसको। और r जो दिया है 15 सेंटीमीटर दिया है। आपको चाहिए गोलाकार गुब्बारा का आयतन। फार्मूला क्या होता है, गोलाकार गुब्बारे का आयतन। यानी गोला का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यू होता है। ठीक है, इसको यहाँ पर भी लिख लो ताकि डिफरेंशिएशन करने में इजी रहे। तो इसको टी के सापेक्ष अवकलन कर दो, टी के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो v के लिए हो जाएगा dv बाई डी टी, और ये हो जाएगा 4/3 पाई क्या कांस्टेंट है ना, इसको कर दो बाहर और इसमें लगा दो d, तो dr³ बाई dr इंटू dr बाई डी टी। यहाँ से हो जाएगा dv बाई डी टी बराबर 4/3 पाई, r³ का हो जाएगा 3r² और dr बाई डी टी। तो dv बाई डी टी बराबर 4/3 पाई 3r², r का तो वैल्यू दिया है 15, तो 15 इंटू 15, और dr बाई डी टी का भी मान दिया है क्या, dr बाई डी टी का मान नहीं दिया है, dr बाई डी टी का मान नहीं दिया है, तो dr बाई डी टी जो कहते हो। लेकिन हमारा dv बाई डी टी का मान दिया हुआ है। ठीक है, इसको पहले कटा लो, 3 × 5 = 15। ये dv बाई डी टी का मान कितना दिया है, 900 ना, तो इसको लिख लो 900 हमारा दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा 4 पाई 15 और 15 225 इंटू dr बाई डी टी। एक गुना कर रहेगा तो भाग करेगा, तो क्या हो जाएगा 900/4 पाई गुना 225 बराबर dr बाई डी टी। इसको कटाओ,
एक कट जाएगा 2 से, और 2 दूनी के 4, 450। फिर इसको 2 से कटा दो, कितने बार में, ये हो जाएगा 2, 2 दूनी के 4, 2 पचे 225, यानी 225 225 कट गया, यानी 1/पाई आ गया। यानी dr/dt का जो आंसर आया 1/पाई आ गया। ऐसा लिख भी सकते हो लास्ट में कि dr/dt बराबर 1/पाई, ये आपका आंसर हो गया। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, बहुत ईजी था, समझ गए ना। अब तो कोई दिक्कत नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 8 तो आपको समझ में आ गए, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गए ना। चलिए अब क्वेश्चन नंबर कौन सा 9 को देख लेते हैं। ठीक है, 9 देखिए क्या है। 9 भी बहुत ईजी है, ये बहुत ईजी है, देखने से भी लग रहा है क्वेश्चन में कि एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है, त्रिज्या परिवर्तनशील है, त्रिज्या के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन दर ज्ञात कीजिए जब त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। तो इसमें से कुछ दिया ही नहीं है, आपको r बराबर 10 सेंटीमीटर दे दिया, आपसे बोला कि त्रिज्या के सापेक्ष आयतन में परिवर्तन की दर यानी dv/, किसके सापेक्ष, किसके सापेक्ष, त्रिज्या के सापेक्ष, तो क्या हो जाएगा dr हो जाएगा, यानी dv/dr हमें बताना है। तो सबसे पहले तो आप लिख लीजिए कि गोलाकार गुब्बारा के लिए उसका जो आयतन होगा वो होगा 4/3 पाई r क्यूब। इसको r के सापेक्ष करना है। देखो त्रिज्या के सापेक्ष बोला है ना, तो r के सापेक्ष करेंगे, r के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा, v के लिए dv/dr, और ये हो जाएगा 4/3 पाई, बाहर यानी कांस्टेंट है, और r क्यू का हो जाएगा dr/dr। ठीक है, क्योंकि r के सापेक्ष है तो dr हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा dv/dr बराबर 4/3 पाई और r क्यू का 3r²। तो dv/dr बराबर 4/3 पाई 3r², r का वैल्यू कितना 10, 10 गुना 10, यानी dv/dr बराबर हो जाएगा, इसको गुना करा दो, 10 10 है और ये 3 3 कट गया, 100 से 4 से करेंगे 400, और ये पाई के पाई, सेंटीमीटर आयतन निकालना था ना, तो सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर हो जाएगा। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, और इसमें कोई खास बात नहीं था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 भी आपको समझ में आ गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है ये थोड़ा समझने वाला है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अक्सर हमारे एग्जाम में एक क्वेश्चन आ जाता है, इसलिए इसको VBI अभी सही बना लो। ठीक है, कह रहा है कि एक 5 मीटर लंबी सीढ़ी दीवार के सहारे झुकी है, सीढ़ी के नीचे का सिरा जमीन के अनुदिश दीवार से दूर 2 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से खींचा जाता है, तो दीवार पर इसकी ऊंचाई किस दर से घट रही है जबकि सीढ़ी के नीचे का सिरा दीवार से 4 सेंटीमीटर दूर है। लकड़ी वाला सीढ़ी की बात कर रहा है, जो बांस का बनता था ना, गांव में अभी भी बनता है सीढ़ी ऐसा। ठीक है, गांव से होंगे तो आप लोग को पता होगा कि कोई छत रहता है और वो सीढ़ी लगाया जाता है। जैसे देखो हम फिगर से आपको बताने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जैसे ये दीवार हो गया, ठीक है, और ये फर्श जमीन हो गया। ठीक है, अब इस दीवार पर चढ़ना है तो हम यहाँ से लगाएंगे सीढ़ी, इस तरह से हम इस सीढ़ी लगा दिए। ठीक है, इसको सीढ़ी बना दीजिए, ये हमारा सीढ़ी हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर बोला है, पहले तो इसका नाम दे दीजिए 90 डिग्री कोण बनाएगा, इसका नाम दे दीजिए A, इसका नाम दे दीजिए B। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये जो सीढ़ी है, ठीक है, ये सीढ़ी कितने मीटर लंबी है, 5 मीटर लंबी, दीवार के सारे झुकी हुए हैं। ये जो झुका हुआ है ये 5 मीटर लंबी है। ठीक है, तब बोला है कि जमीन का दीवार से 2 सेंटीमीटर दूर से खींचा जाता है, 2 सेंटीमीटर दर से खींचा जाता है। कितने सेंटीमीटर से, दीवार से, यहाँ से ना, इसका जो dx/dt खींचा जो जा रहा है, dx/dt जो है 2 सेंटीमीटर
पर सेकंड से जब खींचा जा रहा है तो, ठीक है। जब 2 सेंटीमीटर दर से खींचा जाता है तो दीवार पर उसकी ऊंचाई की दर से किस दर से घट रही है। अब मान लो यहाँ से जो सीढ़ी है हम हम यहाँ से खींचेंगे तो इस सीढ़ी किस दर से घट के नीचे गिरेगी। मान लो एक दीवार हो गया और उस दीवार में मान लो कैसे हम रखे हैं, ठीक है, और उसको हम खींचेंगे, ठीक ना। जैसे मान लो कि दीवार हो गया, ठीक है, और यहाँ पर सीढ़ी है। अब सीढ़ी को खींचेंगे तो इस दर से किस दर से ऐसे सीढ़ी गिरेगी, ये पूछा हुआ है, ठीक है। तो वही बताना है आपको। तो इसको मान लो कि ये है x और ये है y, नाम दे दिए। अब चलिए और आगे क्या बोला है कि जबकि सीढ़ी नीचे का सिरा दीवार से 4 मीटर दूर है। कितना मीटर दूर है? 4 मीटर दूर है। यहाँ से यहाँ का दूरी कितना है? 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब चलिए यहाँ से आपको क्या करना है, ध्यान देना। जो जो बात यहाँ पर लिखा हुआ दिया हुआ है उसको लिख लो कि यहाँ y बराबर क्या दिया हुआ आपको पता नहीं है। ये 4 दिया है और ये 5 दिया है, तो इसको तो पता करना पड़ेगा ना कितना होगा। तो से पाइथागोरस थ्योरम से हम पता कर लेंगे, यानी ओ ए पता करना है, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे, ओ ए यानी ओ ए कहने का मतलब y रूट अंदर h स्क्वायर में से b स्क्वायर घटा देंगे, 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, यानी y बराबर हो जाएगा 25 माइनस 16 रूट 9, यानी y बराबर आ गया 3 मीटर, ठीक है। ये तो पता चल गया कि 3 मीटर है। अब यहाँ से देखिए आपको जो सीढ़ी है ये x और y है, ये कितना मीटर का है? 5 मीटर। मतलब इसका और इसका स्क्वायर करेंगे, ठीक है, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर करेंगे तो किसके बराबर होता है? इसके बराबर होता है। यानी हमारा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर किसके बराबर होता है? जो कर्ण के बराबर होता है। कर्ण कितना दिया है? 5, यानी इसके बराबर होता है, स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है, कि ए पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर होता है। तो वहीं p प्लस बी बराबर एच, ये हमने लिख दिया। क्यों? कहाँ से? पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है। अब इसको t के सापेक्ष अवकलन कर दो, t के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। अब डायरेक्ट x y का मान आपको पता है तो डायरेक्ट नहीं रखना है, जब इसका अवकलन कर देंगे उस समय रखना होता है, यही तो रूल है, ठीक है, 12 और 6-4 क्लास में, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा? dx स्क्वायर बाई dx, और फिर x को करेंगे तो dx बाई dt। y को करेंगे तो dy स्क्वायर बाई dy और फिर dy बाई dt। अब 25 का क्या हो जाएगा? ये तो 0 हो जाएगा, कांस्टेंट है ना, तो 0 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x और dx बाई dt का जो मान है आपको दिया हुआ है 2, हमने लिख लिया 2, ओके। अब प्लस y स्क्वायर का हो जाएगा 2y और dy बाई dt बराबर 0। यहाँ से हमारा कितना हो जाएगा? 4x प्लस 2 dy बाई dt बराबर 0। जब प्लस कर जाएगा तो माइनस, यानी 2y dy बाई dt बराबर माइनस 4x, ठीक है। चलिए तो यहाँ से अब हो जाएगा dy बाई dt बराबर माइनस 4x बटा 2y। जब गुना कर देगा तो भाग करेगा, 2 कट जाएगा, यानी dy बाई dt बराबर कितना हो जाएगा? यहाँ से हमारा हो जाएगा कितना? माइनस 2 और x का मान कितना है? x का जो मान है वो 4 दिया हुआ है, तो हो गया 4, और y है, y का मान हमने निकाल कर लाया 3, अब यहाँ पर रख देंगे, यानी dy बाई dt का जो मान आया माइनस 8 बटा 3। किस में हो जाएगा? ये हो जाएगा सेंटीमीटर पर सेकंड से क्या होगा? घटेगी। ये जो सीढ़ी है माइनस धीरे धीरे गिर गिर के माइनस 8/3 की प्रति सेकंड की दर से गिर जाएगी नीचे, ठीक है। ये था क्वेश्चन, तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना इस क्वेश्चन को, ओके। समझ में आ गए? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। 10 क्या है? देखो
10 नंबर है कि एक कण वक्र 6y बराबर x³ प्लस 2 के अनुगत गति कर रहा है। वक्र पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जबकि x निर्देशांक की तुलना में y निर्देशांक 8 गुना तीव्रता से बदल रहा है। तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन को भी चलिए हम सॉल्व करके दिखाते हैं, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को भी देख लिया जाए, ठीक है। इस पेज को क्या कर लीजिए, बाहर कर लेते हैं, ठीक है। इसको बना लिया जाए, थोड़ा सा इसको अच्छा से रख लेते हैं, ठीक है। हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर कौन सा, 11 था ना, 11। तो क्वेश्चन तो लिखे नहीं है, टाइम थोड़ा ज़्यादा बर्बाद हो रहा है, लगभग 45 मिनट क्लास हो गई और 10 ही क्वेश्चन बना, तो हम लोग थोड़ा फास्ट अब करेंगे, ठीक है। तो बिना क्वेश्चन को लिखे हुए ही बनाएंगे, थोड़ा सा आप लोग इसको देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। क्या है क्वेश्चन नंबर 11 में, 11 का सॉल्यूशन। एक कण वक्र इतना से, यानी इसका जो समीकरण दिया है ये दिया हुआ है, तो वक्र का समीकरण क्या है, 6y बराबर x³ प्लस 2, इसको मान लीजिए समीकरण फर्स्ट। उसके बाद वक्र का उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए, यानी वक्र का बिंदु निकालना है, वक्र का बिंदु निकालना है, लिखेंगे वक्र का बिंदु निकालें, उसको मान लेते हैं हम x, y। मान लो x y की बात है ना, तो x, y बिंदु, दो बिंदु आएंगे, एक x और एक y। ये हमें क्या बताना है, इसका क्वेश्चन है, अभी हमें पता नहीं है। और क्या दिया इसमें, जबकि x निर्देशांक की तुलना में, मतलब x निर्देशांक की तुलना में y का जो निर्देशांक है 8 गुना तीव्रता से बदल रहा है। मतलब कि ये बदल रहा है ना, यानी परिवर्तन हो रहा है। जबकि जब जो dy/dt जो दिया है वो x के तुलना में 8 गुना दर से बदल रहा है। इसको मान लो समीकरण सेकेंड। ये भी दिया था, हमने लिख लिया। अब आपको बिंदु निकालना है, एक क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को अब सॉल्व कर लिया जाए। सबसे पहले तो हम चलेंगे इसमें, ये जो आपको दिया हुआ है ना वक्र का समीकरण, इसे चलेंगे कि 6y बराबर x³ प्लस 2 किस दर से बढ़ रहा है, टी के सापेक्ष करना होगा, तो इसको टी के सापेक्ष अवकलन कर दो, ये समीकरण को टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 6 कांस्टेंट है तो बाहर निकल जाएगा, y का हो जाएगा dy/dt बराबर x³ का dx³ इंटू फिर dx/dt, और 2 कांस्टेंट रहते हैं 0 हो जाएगा। यहाँ से 6 और dy/dt का मान ये देखो दिया हुआ है, तो इसको लिख लेंगे 8 इंटू dx/dt। x³ का हो जाएगा 3x² और dx/dt, तो ये तो जो कहते हैं लिखेंगे dx/dt। अब ये देखो dx/dt कट गया, ठीक है, दोनों इक्वल में है। 8 छक 48 बराबर 3x², ये गुना कर देगा तो भाग कर देगा, तो 16 3 48, यानी x² बराबर 16 आ गया, x बराबर स्क्वायर इधर आएगा तो रूट लगेगा, प्लस माइनस लेकर आएगा, यानी प्लस माइनस कितना हो गया, 4 आ गया। ओके, अब क्या करेंगे, जो आपका समीकरण फर्स्ट है x है ना, इसका मान इसमें रखेंगे तो x का मान आ जाएगा, और जब x का मान आ जाएगा तो फिर y का ही मान आ जाएगा। चलिए जब हम x बराबर 4 समीकरण फर्स्ट में रखते हैं, ठीक है, तो 6y बराबर x³ प्लस 2, यानी 4 का प्लस रख रहे हैं, एक बार माइनस रखेंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा x 4 के पावर 3 और प्लस 2, यानी 6y बराबर 4 चौका 64 और 2 66 हो जाएगा, यानी y बराबर 66
बटा 6 यानी कट करके 11 आ गए। ठीक है, 11 आ गया। कब? जब x का मान रखे 4 तो y 11 आ गया। तो इसका जो निर्देशांक बनेगा x का मान 4 तो y का मान 11 है। एक ये हो गया। और एक और बनेगा माइनस जब 4 रखेंगे, जब x बराबर -4 समीकरण फर्स्ट में रखेंगे तो 6y बराबर -4 का होल क्यूब प्लस 2, तो 6y बराबर -64 प्लस 2 यानी 6y बराबर कितना? -62। तो y बराबर -62/6 कटा दो 31/3। तो यह आ गया जब x का मान -4 रखे तो y का मान -31/3 आ गया। ये आपका दोनों निर्देशांक हो गया। ठीक है, वक्र का बिंदु निकालना था, वक्र का बिंदु निकालना था हमें। देखो 2 बिंदु निकाल दिए। ठीक है, ये 2 कंडीशन इसलिए आ गया क्योंकि यहाँ पर x का जो वैल्यू है +-4 आ गया ना, तो इसलिए 2 कंडीशन हो गया। तो कोई भी एक लिख लो सही हो जाएगा। ठीक है, या दोनों लिखो, एक क्यों लिखोगे? दोनों लिखना होगा क्योंकि 2 आंसर आ रहा है प्लस माइनस में, 2 बिंदु लिखना पड़ जाएगा। ओके, समझ में आ गया क्वेश्चन? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब 12 नंबर देखिए। हवा के एक बुलबुले की त्रिज्या 1/2 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है, तो बुलबुले का आयतन किस दर से बढ़ रहा है जबकि त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है? तो ये भी बहुत ईजी है। ठीक है, इसको भी चलिए देख लेते हैं क्योंकि इजी क्वेश्चन को हम लोग देर थोड़े लगाते हैं बनाने में। ठीक है, आ जाओ, जो पहले दिया उसको लिख लो। इसमें क्या दिया है? एक बुलबुला का बात किया गया है, एक बुलबुला का। क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन करते हैं। एक बुलबुले का त्रिज्या बढ़ रही है यानी dr/dt जो दिया है 1/2 सेंटीमीटर पर सेकंड। लिखेंगे बुलबुले में dr/dt जो दिया है वो दिया है 1/2 सेंटीमीटर पर सेकंड। ठीक है, जबकि त्रिज्या r बराबर 1 सेंटीमीटर दिया है, जबकि त्रिज्या r बराबर 1 सेंटीमीटर दिया है। तो आपको बताना है बुलबुले के किस आयतन से बढ़ रहा है, यानी dv/dt बताना है। ये आप लोग भी बना सकते हैं। ठीक है, बहुत ईजी है क्योंकि गोला का बात, बुलबुले का त्रिज्या, यहाँ पर बुलबुले का आयतन की बात करें तो बुलबुला कैसे गोला बनेगा। बुलबुला आप देखेंगे पानी में या कहीं भी बनता होगा बुलबुला, तो आप देखेंगे गोलाकार बनता है यानी गोले से बनेगा। और आयतन का बात किया है तो गोले का आयतन का फॉर्म लगाएंगे। गोला का आयतन क्या होता है फॉर्मूला? गोला का आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3 सॉरी क्लास लंबा होता जा रहा है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, लेकिन आज खत्म करके हम लोग रहेंगे। गोला का आयतन 4/3 πr³ होता है। तो इसको टी के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए। टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, तो टी के सापेक्ष हो जाएगा dv/dt और 4/3 पाई का कांस्टेंट है ना, तो 4/3 पाई को बाहर कर दिए और dr/dr और dr/dt, यानी dv/dt का जो वैल्यू आया 4/3 पाई और r³ का हो जाएगा 3r² और dr/dt का मान 1/2 दिया हुआ है, ये हमने लिख लिया। 2 2 से कट गया, 3 3 से कट गया, यानी dv/dt का जो वैल्यू आया 2 का 2 और पाई का पाई और r का वैल्यू कितना दिया 1 ना, तो 1 का स्क्वायर कर देंगे। तो dv/dt का जो वैल्यू आएगा वो 2 और 1 2 बार करेंगे तो क्या होगा, यानी 2 पाई हो जाएगा। इसका आंसर किस में लिखेंगे? आयतन है ना, तो सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड से आंसर। सारे क्वेश्चन इजी है, बस आपको ध्यान देना होता है सारे क्वेश्चन में, ठीक है, और इसमें कुछ है नहीं। ओके, तो इतना पेज खत्म। अब इस पेज पर क्वेश्चन नंबर 13। एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है पर परिवर्तनशील व्यास जो दिया है इतना दिया हुआ है, तो x के सापेक्ष आयतन में परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। यानी गोले का जो व्यास होता है वो क्या होता है, d = 2r होता है, ठीक है, और इसका जो परिवर्तनशील है यानी गोलाकार से, यानी जो d = दिया है 2r = a हो जा रहा है परिवर्तनशील में बदल करके।
तो इसको x के सापेक्ष आयतन में परिवर्तन की दर ज्ञात करना है। x के सापेक्ष आयतन है dv/dx बताना है इसका, ठीक है। चलिए जो पहले दिया हुआ इसको लिख लेते हैं। गोले का जो व्यास होता है, क्वेश्चन नंबर 13, गोले का व्यास, गोले का जो व्यास होता है उसको हम d बोलते हैं और d का फॉर्मूला होता है 2r। लेकिन एक गोले के व्यास से होकर के फिर क्या परिवर्तनशील व्यास हो जा रहा है इतना, मतलब ये 2r जो है चेंज होकर के इतना बन जा रहा है, 3/2 2x + 1 हो जा रहा है, ठीक है। तो इतना है, ये दिया हुआ है। अब आपको x के सापेक्ष आयतन में परिवर्तन की दर ज्ञात करना है। x के सापेक्ष आयतन में परिवर्तन की दर बताना है, तो लिखेंगे तो आयतन में परिवर्तन x के सापेक्ष क्या हो जाएगा, dv/dx = व्हाट, ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो बहुत इजी है, बस आपको ध्यान से देखना होगा, ठीक है। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे कि जो आपको ये 2r = इतना दिया है उसको पहले लिख लो, क्योंकि हमारा यहाँ से r का वैल्यू पता होना चाहिए। 2r = 3/2 2x + 1 दिया हुआ है, तो यहाँ से 2 क्या गुना कर देगा तो भाग कर देगा, यानी r = हो जाएगा 3/2 2 × 4 2x + 1 हो जाएगा। हमें पता है किसका गोल आयतन में परिवर्तन की दर बताना है ना, तो जो आयतन होता है गोला का यानी v = वो होता है 4/3 πr³ होता है। अब इसको किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष बताना है, तो ये हो जाएगा dv/, ठीक है, dv/, ये आप ऐसे कर लो ना कि आप पहले इसको फिक्स कर लो। किसको फिक्स करना है, जो r है, ठीक है ना, जो r है यहाँ पर जो आपका r दिया हुआ है, इसको r का जो वैल्यू है इसमें रख लो और उसके बाद इसका अवकलन कर दो तो अच्छा रहेगा, ठीक है। और नहीं तो इसको बाद में भी कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, चलो यहीं पर कर लेते हैं इसका अवकलन, ठीक है, बाद में r का मान रख देंगे। तो dv/dx = 4/3 पाई हमारा क्या है, कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल दिए, dr3/dx यानी यहाँ पर r³ और यहाँ पर dr × dr/dx, ठीक है। तो dv/dx = 4/3 पाई r³ r³ हो जाएगा 3r² dr/dx। तो dv/dx बराबर, यहाँ से देखो 3 3 कट गया, 4 पाई बच गया इंटू r², r² का वैल्यू क्या दिया है, r² का जो वैल्यू है a वाला दिया है, ठीक है, हमारा a वैल्यू दिया हुआ है। लेकिन एक बात याद रखो कि जो हमारा dr/dx जो आ गया, dr/dx, इसका वैल्यू कहाँ दिया गया है, इसका वैल्यू पता ही नहीं है हम लोग को, नहीं है पता ना, dr/dx किस दर से बढ़ रहा है ये हमें पता ही नहीं है। तो फिर हम लोग का तो गलत हो जाएगा करना ना। यदि हमारा dr/dx का वैल्यू पता रहता तो हम बना सकते थे इस मेथड से, लेकिन तो पता है नहीं, इसलिए हम क्या करेंगे, जो r का वैल्यू है पहले यहाँ पर रख लेंगे और उसके बाद इसको x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तब ये क्वेश्चन होगा। क्योंकि हमें r का dr/dx का वैल्यू दिया रहता तब ऐसे बनाते तो बनता, लेकिन तो दिया नहीं, सिर्फ r का मान दिया है, तो इसलिए आयतन में यहाँ पर r का वैल्यू ये रख लेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। यानी जो हमारा 4/3 पाई यहाँ पर r³ है, r का मान दे देंगे 3/4 2x + 1, इसका पावर में कितना 3, यानी v बराबर इतना है, r का यहाँ पर वैल्यू दे दिए, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, v बराबर, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4/3 पाई और 3 के पावर 3 यानी 27 और 4 के पावर 3 64 और ये हो जाएगा 2x + 1 का होल क्यूब। यहाँ से कटाओ, ये 9 बार में और ये 16 बार में, यानी v = हो जाएगा
9π/16 2x + 1 का होल क्यूब। अब ये जो आया इसको x का सापेक्ष अवकलन करोगे तो ये जो हमारा dr/dt आ रहा था ये नहीं आएगा, इसलिए हम लोग क्या किए, इसको पहले ही r का मान रख करके इसको बाद अवकलन करेंगे तो हमारा जल्दी बन जाएगा, ठीक है, नहीं तो ये फंसा देता हम लोग को, ठीक है। इसको अब x के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए, x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा, v का dv/dx, और इतना तो कांस्टेंट है, इसको बाहर कर देंगे, 9π/16 कांस्टेंट, इसमें d लगा दीजिए, तो ये पावर है ना, तो पावर हमारा पहले ही बाहर आ जाता है, 3 × d, और क्या हो जाएगा 2x + 1 का स्क्वायर × 2, इतना हो जाएगा। 2x² + 2x + 1 का होल क्यूब जो है इसको अवकलन करेंगे तो 3 × देखो नहीं समझ में आया, dv/dx बराबर 9π/16, यहाँ पर आप समझाते हैं, हमारा 2x + 1 का होल क्यूब का अवकलन करना है, तो x के पावर n का फॉर्मूला होता है ना nx n-1, n पहले आ गया 3 और x है ये 2x + 1 और 2x का फिर अवकलन करेंगे तो 2 हो जाएगा, यानी इतना आ जाएगा, ठीक है। तो वही बात हम डायरेक्ट लिख रहे थे, 3 × 2x + 1 × 2, तो यहाँ से ये 8 कट गया और बस यहीं कटेगा, dv/dx बराबर 9 × 27π और ये 8 और यहाँ पर 2x + 1, अच्छा यहाँ पर क्यू है ना तो यहाँ पर स्क्वायर होगा यार, ठीक है, स्क्वायर होगा, स्क्वायर cm3/cm, ये आपका आंसर, ठीक है। तो थोड़ा सा हम लोग का लेंदी हो गया, ठीक है ना। क्या हुआ कि ये तो समझ में आया होगा आप लोग को, ये भी समझ में आया होगा कि r का वैल्यू निकालने के बाद तक, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। ये हम लोग के बीच में लेंदी कर दिया, हम लोग गलती कर दिए थे, dr/dt आ गया था तो इसलिए dr/dt नहीं निकालेंगे, पहले हम r के इसमें वैल्यू रखेंगे, तो हमने पहले r का वैल्यू रखा, फिर इतना रखा तो इतना आ गया, जब इतना आया तो इसको x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, अच्छे से अवकलन कर दीजिएगा, फिर आपका आंसर सही हो जाएगा। यदि कहीं मिस्टेक होता हो, नहीं आ रहा होगा, आप मेरे से बताना, इस नंबर पर 8383896119 कॉल करके मेरे से आप पूछ सकते हो डिटेल, ठीक है, कोई बात नहीं है। 13 नंबर भी आपका क्वेश्चन समाप्त। अब हम क्वेश्चन नंबर कौन सा, अब क्वेश्चन नंबर 14 देखा जाए, ठीक है। 14 भी बहुत इजी है या डिफिकल्ट है, देख लिया जाए। ये वाला क्वेश्चन है कि एक पाइप से रेत 12 सेंटीमीटर³ सेकंड की दर से गिर रही है। गिरती रेत जमीन पर एक ऐसा शंकु बनाती है जिसकी ऊंचाई सदैव आधार की त्रिज्या का 6ठा भाग है। रेत से बने के शंकु की ऊंचाई किस दर से बढ़ रही है जबकि ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। तो पहले तो आपका जो पाइप से इतना दर से गिर रही है, यानी आयतन में ना सेंटीमीटर³ पर सेकंड, यानी आयतन dv/dt जो है 12 सेंटीमीटर³/सेकंड से गिर रही है, दिया हुआ है। जमीन पर एक ऐसा शंकु बना जिसका ऊंचाई त्रिज्या का 6ठा गुना यानी 1/6 r = जो होगा त्रिज्या का ऊंचाई मतलब h = 1/6 h होगा, ठीक है। और r = कितना 1/6 इंटू हाइट हो जाएगा। रेत से बने शंकु की ऊंचाई किस दर से बढ़ रही है जबकि ऊंचाई 4 सेंटीमीटर, यानी h बराबर 4 सेंटीमीटर। आपको dh/dt बताना है, ठीक है। आइए पहले जो दिया उसको लिख लो, क्वेश्चन नंबर 14 पहले जो दिया उसको लिख लो। एक पाइप रेत से इतना मीटर दर से 1 सेंटीमीटर³ दर से गिर रही है, यानी dv/dt जो है 12 सेंटीमीटर³/सेकंड से गिर रही है। और इसका जो हाइट है, किसका, इसका जो हाइट है शंकु बनाते हैं जिसकी ऊंचाई सदैव आधार से त्रिज्या का 6ठा भाग है। त्रिज्या का इसका जो ऊंचाई है त्रिज्या का 6ठा भाग, त्रिज्या जो है इसका ऊंचाई का कितना है 6ठा भाग है ना। तो ये जो त्रिज्या है इसका ऊंचाई का 6ठा भाग है, यानी h/6, ओके। 1/6 इंटू h लिखो चाहे h/6 लोग बातें की है। और इसका हाइट जो है 4 सेंटीमीटर और h = 4 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ आपका बुक में।
आपको पूछा है किस किस दर से शंकु की ऊंचाई किस दर से बढ़ रही है, यानी dh/dt आपसे क्वेश्चन किया है। dh/dt इक्वल टू व्हाट, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो r इक्वल टू 1/6h जो दिया है, यहाँ से हम r इक्वल टू 1/6 इंटू एच दिया है, जो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6r हो जाएगा ना। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है। मिस्टेक क्या है कि जिसकी ऊंचाई सदैव आधार की त्रिज्या का छठा, जो ऊंचाई है त्रिज्या का छठा भाग है, यानी h जो है r के छठा भाग है। ठीक है, यहाँ पर r का छठा भाग उल्टा लिखा गया था। यहाँ से इसको मल्टीपल कराएंगे तो क्या हो जाएगा, 6h बराबर r। ठीक है, यानी r बराबर जो है 6h है। ठीक है, त्रिज्या 6h हो गया। अब चलिए आपको तो निकालना है क्या, शंकु का आयतन ना, dh/dt। हाइट बताना है, यानी शंकु का आयतन। लिखिए पहले फार्मूला, शंकु का आयतन। शंकु का आयतन यानी v इक्वल टू क्या हो जाएगा, शंकु का आयतन याद है ना, 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ से, v इक्वल टू 1/3 पाई r का जो मान है 6h है, तो रख दो 6h का होल स्क्वायर, और h जो दिया है 4 दिया है, ये लिख दो 4। ठीक है, 4 ही दिया है ना। अच्छा, 4 अभी लिखने की जरूरत नहीं है, आप h ही लिखकर काम चलाओ। क्यों, क्योंकि हमें बताना है कि ऊंचाई के आधार पर त्रिज्या छठा में, तो शंकु से ऊंचाई की ऊंचाई ही बताना है ना, किस दर से बढ़ रही है। तो h रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसी को बताना है। तो हम इसको अवकलन करेंगे तब ना पता चलेगा। आप पहले ही रख दोगे तब फिर कैसे पता चलेगा। ये तो त्रिज्या के अनुसार नहीं ना बता रहा है किस दर से बढ़ रही है। यदि त्रिज्या के अनुसार बढ़ती तो हम यहाँ पर इसका अवकलन नहीं करते, इसका वैल्यू डायरेक्ट नहीं रखते। हमको बताना है ऊंचाई किस दर से बढ़ रही है, इसलिए यहाँ पर हम h नहीं लिखे, h का वैल्यू नहीं लिखेंगे। ठीक है, सिर्फ h लिखेंगे। h का वैल्यू कब लिखेंगे, जब इसको अवकलन कर देंगे। ठीक है, छोटी छोटी बात आप लोग ध्यान दीजिए। तो यहाँ से v इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/3 पाई 36h स्क्वायर इंटू h। तो v इक्वल टू कितना, कटा दो, 12 बार में कट जाएगा, यानी 12 पाई h स्क्वायर से करेंगे h क्यू हो गया। अब इसको t के सापेक्ष अवकलन कर दो, t के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा, dv/dt। 12 पाई तो कांस्टेंट है, बाहर कर दिए, और एच क्यू का क्या हो जाएगा, एच क्यू का हो जाएगा अवकलन करेंगे तो 3h स्क्वायर dh/dt हो जाएगा। तो dv/dt, dv/dt कितना दिया है देख लो, आपको दिया है 12, यहाँ पर 12 हो गया, 12 पाई हो गया, 3h स्क्वायर, h का वैल्यू 4 सेंटीमीटर दिया है, तो यहाँ पर हमने 4 का स्क्वायर कर दिया। dh/dt आपको बताना है, तो dh/dt हो गया। 12 12 कट गया, यहाँ पर बचा 1, 4 चौका 16 48, 48 पाई dh/dt। ये गुना कर देगा तो भाग कर देगा, यानी 1/48 पाई बराबर dh/dt, यानी इसका जो वैल्यू हुआ dh/dt का 1/48 पाई आंसर हो गया। ओके, इसको लिख लेंगे सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये हमारा आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ में आ गया होगा। जिन लोग को यहाँ पर समझ में आया होगा, जो दिया है, जो रखने आ गया, उसके बाद तो सब इजी ही हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर कुछ लोग को मिस्टेक हो रहा होगा कि सर आपने r का वैल्यू डायरेक्ट रखा लेकिन h का नहीं रखा। क्यों नहीं रखा, देखो जब हम r का मान रखे तो v इक्वल टू इतना आ गया, अब यहीं पर h का मान रख देते तो फिर हमारा dh/dt आता, नहीं आ पाता ना। तो dh/dt का मान तब तक नहीं रह सकते जब इसका परिवर्तन नहीं कर पाएंगे इसमें। ठीक है, जैसे हमने परिवर्तन किया, हमने h का मान रख दिया और आ गया आंसर। ठीक है, तो ये भी हो गया क्वेश्चन नंबर, ये तो 13 और ये 14। अब हम 15 को देखेंगे। ठीक है, 15 नंबर है, ध्यान देना कि एक वस्तु क्या है, एक वस्तु के x इकाइयों के उत्पादन से संबंध कुल लागत
CX रुपये में इतना दिया हुआ है, से प्रदत्त है सीमांत लागत ज्ञात कीजिए जबकि 17 इकाइयों का उत्पादन किया गया है। समझ में आया? नहीं आया समझ में? देखो इसमें क्या है, इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 15 में आपका जो CX का वैल्यू दिया है ए दिया हुआ है, तो पहले लिख लो, यदि C बराबर हमारा दिया है 0.007x³ माइनस 0. ऐसे कर लो, ये तो 14 नंबर क्वेश्चन है, 15 होगा, 0.03x² प्लस 15x प्लस 4000 ये दिया हुआ है। ठीक है, अब ये देने के बाद आपसे बोला है कि सीमांत लागत ज्ञात कीजिए जबकि 17 इकाई में उत्पादन किया गया है। ठीक है, यानी आपको इसका dx जो दिया इसका dc निकालना होगा, तभी ना परिवर्तन होगा, उसका कुल लागत क्या पता चलेगा, उसको परिवर्तन करेंगे तभी ना। तो हमें तो dc/dt बताना है, जबकि हमारा x का जो वैल्यू दिया है, x का जो वैल्यू दिया है क्या दिया है, 17 इकाइयों उत्पादन किया गया है, जबकि इसका लागत है x पर 17, जब x बराबर क्या दिया 17 दिया हुआ है। ठीक है, तो हम बनाएंगे कैसे, देखिए जब इसको हम परिवर्तन कर देंगे, जहाँ जहाँ x आएगा उसका वैल्यू रख देंगे, तो हमारा पता चल जाएगा dc/dt कितना इसमें परिवर्तन होगा, कितना इसमें लागत, सीमांत में लागत कितना लगेगा, कितना नहीं लगेगा, पता चल जाएगा। पहले जो C दिया है ए वाला, इसको पहले लिख लो, C = 0.007x³ 0.003x² प्लस 15x प्लस 4000। ठीक है, ये दिया हुआ है, तो इसको x का सापेक्ष पहले अवकलन कर लो, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, c का dc/dt हो जाएगा। अच्छा, x के सापेक्ष कर रहे हैं क्या, x के सापेक्ष बोला गया क्या, एक वस्तु की x के इकाइयों के उत्पादन की स्थिति से कुल लागत। अच्छा, x के सापेक्ष करना है, यहाँ पर x होगा, ठीक है, यहाँ पर dc/dx होगा, क्योंकि x के सापेक्ष करना है। तो dc/dx इक्वल टू, ये तो कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा, 0.007 x³ का अवकलन 3x² हो जाएगा, ये कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा, x² का 2x, और ये 15 कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा, और x का dx/dx 1 हो जाएगा, और कांस्टेंट थे 0 हो गया। यानी dc/dx बराबर कितना हो जाएगा, 0.007 इंटू 3x² 17 दिया है ना, तो हो जाएगा 17 का स्क्वायर, 0.003 टू x का वैल्यू कितना 17 ना, तो हो गया 17 प्लस 15 dc/dx, इसको गुना कराएंगे, 0.007 इंटू 3 17 कितना 225 289 हो जाएगा, 89 होगा, 289 हो जाएगा, 0.003 17 दूना 64 प्लस 15, यानी यहाँ से dc/dx का जो वैल्यू होगा, इन दोनों को गुना कर दीजिए, और इसको गुना करके जो आंसर आएगा ए वाला माइनस ए वाला प्लस ए वाला, इन दोनों को जोड़ करके इसको घटा दीजिएगा, वहीं आपका dc/dx का आंसर आ जाएगा। ठीक है, इतना तो आप कर लोगे ना, इसको गुना करके इसको घटा लीजिएगा, जितना आएगा फिर इसको जोड़ दीजिएगा, वही आंसर हो जाएगा। एक कैलकुलेटर से आप कर लेना, ठीक है, गुना करने में टाइम लग जाएगा, ठीक है, इसलिए हम नहीं कर पा रहे हैं। ओके, कर लोगे ना, अरे भाई इतना आप कर लोगे, ठीक है, इतना मेरे को बिलीव है। अब देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, किसी उत्पाद की x इकाइयों के विक्रय से प्राप्त कुल आय Rx रुपये में इतना दिया गया है, तो प्रदत्त सीमांत आय की ज्ञात कीजिए जब x बराबर 7। वहीं क्वेश्चन 15 नंबर ही वाला, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 16 है, एक नंबर में अक्सर आता है, ठीक ना, क्या दिया है 3x² प्लस 26x प्लस 15, ठीक है।
तब हमारा यहाँ से देखिए डी आर बाई डी एक्स इजकल टू वाट पूछा है और x बराबर 7 दिया है। तो इसको पहले x के सापेक्ष अवकलन कर लो, लिख लो कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा, डी आर बाई डी एक्स बराबर तेरा एक्स स्क्वायर, तेरा कॉन्स्टेंट है एक्स स्क्वायर है ना, एक क्या हो जाएगा 2x, 26 कॉन्स्टेंट है, एक्स का क्या हो जाएगा 1 और प्लस 15 कॉन्स्टेंट है तो 0, यानी डी आर बाई डी एक्स बराबर 13 दूनी 26x प्लस 26, तो डी आर बाई डी एक्स बराबर 26x, x का वैल्यू 7 है ना, तो 7 प्लस 26, तो डी आर बाई डी एक्स बराबर ये कितना हो जाएगा, 26 ले 7 से गुना करेंगे, 26 ले 7 से 7 छक 42 और 7 दूनी 14, 14 4 18 और 26, 6 और 2 8, 8 2 10, 1 1 2 208, हमारा 208 आंसर हो गया। तो ये भी हमारा बहुत जल्दी बन जाता, ठीक ना, इसको भी थोड़ा सा गुना करने में प्रॉब्लम होता था, देर लगता है, इसलिए हमने नहीं किया, आप लोग कर लेना, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर तो 16 बन ही गया। अब 17 18 एक नंबर वाला है, तो इसको हम एक नंबर बनाएंगे, ऐसे आप कोशिश करना, आप लोग बना लोगे। ये 18 तो जस्ट हमारा 16 7 15 जैसा है, और 17 जो है क्वेश्चन नंबर 1 जैसा है, तो आप लोग बना लेना, ठीक है। नहीं बनेगा तभी भी हमें, अभी जानते हो क्या ला रहे हैं हम, जो क्लास 12 का है 620 क्वेश्चन का एक ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझना रहा है जो आपके एग्जाम से व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप उस 620 क्वेश्चन को बना लेते हैं तो आपको एग्जाम में एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। पहले आप बुक कंप्लीट करो, ठीक है, एग्जाम से ठीक 2 मंथ पहले आपको मिलने वाला है, ठीक है, सब कुछ आपको मिल जाएगा जो बच्चे मेंबरशिप में ज्वाइन किए हैं। और जो पूरा फुल कोर्स करना चाहते हैं, नोट्स चाहिए, मेंबरशिप में जुड़ना चाहते हैं और डाउट क्लास चाहिए, मान लीजिए आप वीडियो देख रहे हो, आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है और फिर से मेरे से पढ़ना चाहते हैं, यानी वो मेंबरशिप में पूरा का पूरा आप मेंबरशिप में जुड़ना चाहते हैं, तो उसके लिए आप 8383896119 पर कॉल कर लीजिए, कॉल करके आप डिटेल पूछ लीजिए, आपको सारा मेंबरशिप में ज्वाइन कर दिया जाएगा, आपको कोई प्रॉब्लम लेने की जरूरत नहीं है। और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का है ना, ये सारा चीज़ उसी में मिल जाएगा। यदि आप इसमें जुड़ करके और सिर्फ आप ये पढ़ना चाहते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आप बुक का नहीं पढ़ना चाहते हैं, तो उसका अलग फी है, उसका अलग फी है, बहुत मिनिमम फी है। आप सोच भी नहीं सकते हैं कि सर इतना कम फी में आप पढ़ाएंगे पूरा, ठीक है, 499 रुपये में पूरा चीज़ आपको मिलने वाला है, ठीक है। तो चलिए, जिनको जुड़ना होगा, जिनको इसके बारे में जानकारी चाहिए, इस नंबर पर कॉल करके आप और डिटेल में पूछ लेना, ठीक है। बाकी तो आपका सारा फुल कोर्स करा रही हैं हम, ओके। तो चलिए अब हम अगले वीडियो में 6.2 पढ़ेंगे, चलो 2 ही पढ़ लेंगे, ठीक है। 6.2 को ख़त्म कर लेंगे, फिर 3 4 5 फिर ख़त्म कर लेंगे, फिर तो इजी है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही क्लास रहने देते हैं, तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए। जहाँ भी डाउट आता है, दिक्कत आता है, आप पूछो, मेरे व्हाट्सएप पर आकर के पूछो। जहाँ भी किसी क्वेश्चन को नहीं बनता, आप लोग किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है, आप मेरे से पूछो, छूट है, ऑर्डर है, ठीक है ना, आप मेरे से पूछ सकते हो मेरे भाई साहब, ओके। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए। अब रात हो गई ज़्यादा, ठीक है ना, तो अब हम लोग सोएंगे। अब आप कब वीडियो देख रहे हैं मेरे को तो नहीं पता है, लेकिन हम वीडियो रात में शूट कर रहे हैं, अब नींद आ रही है, तो आज की क्लास ख़त्म करते हैं। और जो हम लोग कहे थे कि 6.2 आज ही ख़त्म करेंगे, हम लोग ख़त्म भी, 6.1 ना, 6.1 आज ख़त्म करेंगे और हम लोग ख़त्म भी कर दिए। चलिए बच्चों, मन से पढ़ाई करिए, आपको हमेशा सपोर्ट करेंगे, बस आप लोग भी सपोर्ट बनाए रखिए, जितना हो सके वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों के पास सारे फ्रेंड सर्कल में फैला दीजिए, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जहाँ भी दिक्कत है, प्रॉब्लम है, आप मेरे से पूछ सकते हो व्हाट्सएप पर, ओके। बाय बाय बच्चों।